हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, मानव में आर्तव चक्र की जो प्रक्रिया है वो समझने वाले हैं। यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो बहुत सारे हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होती है। जितने भी जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उन स्तनधारियों में जनन की जो क्रिया होती है, प्रजनन चक्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ईस्ट्रस साइकिल या मध्य चक्र। तो प्राइमेट्स के अलावा जितने भी गण हैं, प्राइमेट्स के अलावा बाकी जितने भी गण हैं, उन सभी में मध्य चक्र होता है, यानी कि एक समय विशेष में ही वो प्रजनन के लिए तैयार होते हैं, जिसे उसका हीट पीरियड, साधारणतः हम हीट पीरियड द्वारा जाना जाता है। ठीक है, बाकी जितने भी प्राइमेट्स हैं, जिस प्राइमेट्स में जो जितने भी मंकी आते हैं, एप्स आते हैं और ह्यूमन आते हैं, उन प्राइमेट्स में जो है वो महिलाएं जो है, उनकी जो फीमेल्स होती है वो हमेशा प्रजनन हेतु तैयार रहती है, अपने आप की पूर्ण तैयारियां करती है, और वो जो तैयारियां होती है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल द्वारा निरूपित करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल द्वारा निरूपित करते हैं। देखो, आज जो अपना वीडियो होगा वो केवल मानव में किस तरीके से ये होता है, फीमेल्स में किस तरीके से ये मेंस्ट्रुएशन की क्रिया होती है, वो हमें डिटेल से समझनी है। देखो, मेंस्ट्रुएशन की जो क्रिया होती है वो बचपन से प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, एक बालिका जब अपने प्यूबर्टी एज में पहुंचती है, लगभग यौवनारंभ जो अवस्था होती है, यौवन वाली अवस्था में जब पहुंचती है, तब मेंस्ट्रुएशन की क्रिया प्रारंभ होती है। प्यूबर्टी एज में मेंस्ट्रुएशन की क्रिया प्रारंभ होती है, और सबसे पहले जो मेंस्ट्रुएशन या एमसी जो होती है उसे रजोदर्शन या मेनार्की कहते हैं। रजोदर्शन या मेनार्की कहते हैं, जो साधारणतः 12 से 14 की जो एज में प्रारंभ होती है। 12 से 14 वर्ष की जो एक बालिका है उसमें औसत इस समय के आसपास पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है, और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है उसे रजोदर्शन या मेनार्की कहते हैं। रजोदर्शन या मेनार्की कहते हैं। दूसरी बात, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये ऐसा नहीं है कि महिलाओं में जीवन भर रहता है। ये लगभग 45 से 50 की उम्र के बाद में ये जो प्रजनन चक्र है, एक तरह का मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो बंद हो जाता है। और इस बंद होने की जो क्रिया है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया जो बंद हो रही है उसे रजोनिवृत्ति या मेनोपोज कहते हैं। रजोनिवृत्ति या मेनोपोज कहते हैं, और ये लगभग 45 से 50 की एज में होता है। यानी कि 45 और 50 की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल की आना जो है वो बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति या मेनोपोज कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इस क्रिया को हम समझते हैं कि आखिर इस क्रिया में होता क्या क्या है और कौन कौन सी घटनाएं होती है, कैसे कैसे ये सब कुछ होता है। देखो, ये समझने के लिए आपको ऐसा समझना होगा कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो क्रिया होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रक्रिया होती है वो औसतन 28 दिन में दोहराई जाती है। यानी कि एक जो साइकिल होता है, एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? औसत हम मान रहे हैं, किसी में ये हो सकता है एक दिन कम भी हो, तो किसी में 2 दिन ऊपर भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका ऑन एन एवरेज की बात की जाए तो ये लगभग 28 दिन का होता है। 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पीरियड होता है, समय होता है। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, एक तो गर्भाशय और दूसरा अंडाशय में दो अलग अलग तरीके से प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है। तो हम दोनों को अलग अलग तरीके से समझते हुए समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो क्रिया है, एक तो गर्भाशय में, यूट्रस में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, और दूसरी जो है वो इसके अंडाशय, ओवरी जो होता है, उसमें प्रक्रियाएं चलती है। तो दो तरह के साइकिल्स होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो दो अलग अलग स्थानों पे बिल्कुल एक सिंक्रोनस रूप से समय, एकदम समान समय के साथ बढ़ते हुए दो अलग अलग साइकिल होते हैं। एक गर्भाशय में एक साइकिल चल रहा होता है और एक अंडाशय में एक साइकिल चल रहा होता है। अभी मैं इसको, मादा का जो जनन तंत्र है उसको मैं शॉर्ट में यहाँ बना रखा है। ये मादा का जो है गर्भाशय है, जो अभी मैंने यहाँ ये जो बना रखा है गर्भाशय है। और इस गर्भाशय की जो ये भीतर की जो भित्ति होती है,
गर्भाशय की जो वॉल होती है बाहर वाली पेरीमेट्रियम होती है, बीच में मायोमेट्रियम होती है जो पेशी होती है, और अंदर वाली जो है सबसे महत्वपूर्ण यही है, यहाँ जो काम आने वाली है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। गर्भाशय जो यूट्रस है उसकी जो इनर वॉल है, जो सबसे अंदर वाली जो वॉल है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम जो है, इस एंडोमेट्रियम में भी जो ऊपर की जो परत है, जो यहाँ मैंने यूँ झालरदार बना रखी है, इसमें दो तरह की परत है। जो ऊपर वाली परत है, मान लो मैं यहाँ इतने से हिस्से को बता रहा हूँ, इसे स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहते हैं। स्ट्रेटम फंक्शन करने वाली, काम करने वाली, स्ट्रेटम फंक्शनलिस इसे कहते हैं। और इसके नीचे एक बेस बनाने वाली और परत होती है, इसके नीचे एक बेस बनाने वाली और परत होती है जिसे स्ट्रेटम बेसल कहते हैं। स्ट्रेटम बेसल कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आप नोट करना कि इसमें जो रुधिर केशिकाएं आती है वो इस तरह स्पाइरल होती है। कैसी होती है? स्पाइरल होती है, कुंडलित होती है। जो इसमें ब्लड सप्लाई जो कर रही है वो कुंडलित होती है इस तरीके से। इसमें और नर्व तंत्रिकाएं वगैरह सब है, इसमें एंडोमेट्रियम में लगातार ब्लड सप्लाई करती है ताकि यहाँ अधिक से अधिक पदार्थों का, ग्लाइकोजन का, खाद्य पदार्थों का जमाव किया जा सके। ठीक है, ये सब क्रियाएं इसलिए की जाती है ताकि अंडाशय में जो अंडाणु बनेगा वो अंडाणु यहाँ आकर अंडवाहिनी में आकर स्पर्म से निषेचित होगा। निषेचित होने के बाद में एम्ब्रियो बनेगा और वो एम्ब्रियो आकर इसमें इम्प्लांट होगा, रोपण उसका होगा। तो उस रोपण की तैयारी के लिए गर्भाशय जो है वो अपने आप को तैयार करता है मासिक रूप से। किस तरीके से? हर महीने जो है इसकी पूर्व तैयारियां वो करता है। कौन करता है? गर्भाशय की अंदर वाली जो भित्ति है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये जो सारे कार्य हो रहे हैं, गर्भाशय की भित्ति जो मोटी हो रही है वो क्यों हो रही है? ताकि अंडाणु शुक्राणु से निषेचित होकर जो एम्ब्रियो बने, ठीक है, वो मोरुला स्टेज जो बनेगी वो यहाँ आके इम्प्लांट होगी, उसका रोपण होगा और उस रोपण की क्रिया के लिए ये पूर्व तैयारियां करती है। ठीक है, तो इस तरह ये चक्र तो चल रहा है गर्भाशय में। गर्भाशय में क्या होता है? एंडोमेट्रियम मोटी होती जाती है ताकि एम्ब्रियो जो बनने वाला है उसको वो यहाँ रोपित कर सके। और अगर मान लो वो एम्ब्रियो नहीं बनता है तो फिर ये सभी जो इसकी एंडोमेट्रियम की जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है वो टूट कर सारी वेजाइना द्वारा बाहर हो जाती है। तो एक साइकिल तो ये हुआ। पहली बात, कैसे? ये सब टूटी, बाहर निकली, फिर से ये पूर्व तैयारियां करती है, फिर से ये मोटी होती है, और अगर निषेचन नहीं होता तो ये फिर टूट कर बाहर हो जाती है। इस तरह एक साइकिल तो गर्भाशय में चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको हम डिटेल से और समझेंगे। आपको इतना समझना है कि गर्भाशय में इस तरीके से साइकिल हो रहा है, वही 28 दिन का। दूसरा साइकिल चल रहा होता है अंडाशय में। दूसरा जो साइकिल चल रहा है वो अंडाशय में चल रहा होता है। वो कैसे? पहले इस पर सारा हार्मोन्स का कंट्रोल आप समझें। एक ग्रंथि होती है अपने मस्तिष्क में, नाम है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करती है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन आकर जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के जो अग्रभाग है, पिट्यूटरी का जो अग्रभाग है उसे आकर प्रेरित करती है ताकि FSH और LH हार्मोन का सिक्रेशन हो। और FSH और LH हार्मोन यहाँ अंडाशय में ये हार्मोन पहुँचते हैं और यहाँ इसका नाम जैसा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये यहाँ फॉलिकल्स को ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए स्टिमुलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ मासिक रूप से एक प्राइमरी फॉलिकल्स जो है, एक प्राइमरी फॉलिकल यहाँ विकसित होना शुरू होता है, जो पहले से ही प्राइमरी फॉलिकल रूप में इस तरह मौजूद होता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में समझा भी था। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। उसमें हमने इन सब क्रियाओं को डिटेल से देखा है। अंड जनन वाला जो
वीडियो है उसमें इन चीज़ों को। तो होता क्या है कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इस रूप में ये हमेशा रहता है, ये है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये जन्म के समय ही ये बन जाते हैं और मैनार्क की जो होती है रजो दर्शन के साथ फिर इनका धीरे धीरे हर महीने एक एक प्राइमरी फॉलिकल का आगे विकास होता रहता है। और इस विकास को प्रेरित कौन करता है? FSH हार्मोन मेनली ये करता है, FSH और LH। इन FSH और LH को सिक्रेट करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से होता है। अब होता क्या है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये और विकसित होता है। अभी हम इसकी डेट सारा सब कुछ इस ग्राफ से समझेंगे। पहले इस क्रिया को समझ ले, हमने गर्भाशय की क्रिया समझी, अब आप अंडाशय में कैसे कैसे क्रियाएं होती है वो समझो। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये प्राइमरी फॉलिकल और विकसित होता है और विकसित होकर बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बनाता है? सेकेंडरी फॉलिकल, जिसमें ये जो फॉलिकल सेल्स हैं ये इसे और अच्छी तरीके से चारों तरफ से घेर रही होती है इस तरीके से। और अब जो ये स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ जो मैंने रेड कलर से अभी दिखा रहा हूँ ये प्राइमरी oocyte है। ये क्या है? प्राइमरी oocyte है। क्या है ये? प्राइमरी oocyte। अभी भी ये प्राइमरी oocyte के रूप में ही है, ठीक है। इसके बाद में ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये और विकसित होता है, अपने चारों ओर लेयर बनाता है, विशेष तरह की कोशिकाओं की लेयर बनती है। बाहर जो होती है वो थीकल लेयर कहलाती है। थीकल लेयर, थीका की दो लेयर बनती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना और जो अंदर होती है उसे थीका इंटरना कहते हैं। अंदर इसमें ये सेकेंडरी अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही होता है और अंदर जो है इसमें कुछ गुहिकाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। छोटी छोटी कुछ गुहाएं बनना शुरू हो जाती है, इस तरह कुछ खाली जगह बनना इसमें शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में ये जो फॉलिकल सेल्स है अभी ये जो बना इसे कहते हैं टर्सरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? टर्सरी फॉलिकल, तृतीय फॉलिकल कहलाता है। अब इस तृतीय फॉलिकल में इसी समय ये जो प्राइमरी oocyte था इसमें डिवीजन प्रारंभ हो जाता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रारंभ होता है और उस अर्धसूत्री फर्स्ट की वजह से एक तो बनता है सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है और एक बनती है पोलर बॉडी। क्या बनता है? एक ध्रुवीय काय, पतली सी एक छोटी सी कोशिका ध्रुवीय काय। अब बन गया यहाँ सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte के चारों ओर इसी तरह थीकल लेयर है, थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है और यहाँ ये जो छोटी छोटी गुहाएं हैं ये मिलकर अब धीरे धीरे बड़ी गुहा का रूप लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये जो छोटी छोटी जो गुहाएं थी ये मिलकर एक बड़ी गुहा बन जाती है। इस बड़ी गुहा को मैं यहाँ कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। ये बड़ी गुहा है जिसमें द्रव भरा रहता है। जिसमें क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। यहीं इसमें ये एक सेकेंडरी oocyte है और ये, ठीक है। अब ये जो टर्सरी फॉलिकल से जो इस तरह की संरचना बनी जिसमें थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, जिसमें सेकेंडरी oocyte है और एक पोलर बॉडी है, एक बड़ी सी गुहा है। ये जो बड़ी सी गुहा है इसे एंट्रम कहते हैं। एंट्रम कहते हैं जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो सेकेंडरी oocyte है इस oocyte के चारों ओर भी दो लेयर्स बन जाती है। एक लेयर जोना पेल्यूसिडा कहलाती है और एक कुछ लेयर जो है वो कोरोना रेडिएटा कहलाती है, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर जो मैंने नीले रंग से बनाई एक तो है जोना पेल्यूसिडा और उसके बाहर की तरफ है कोरोना रेडिएटा। बाहर वाली परत कोरोना रेडिएटा और अंदर वाली परत जोना पेल्यूसिडा। आजकल जैसे कोरोना चल रहा है तो यहाँ ये भी कोरोना नाम आ गया,
तो ये तो आपको कभी भूलेंगे ही नहीं, कोरोना रेडिएटा और अंदर है जोना पेलिसिडा। ये जो सेकेंडरी oocyte है उसके चारों ओर की परतें हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनी, यहाँ एंट्रम है, सेकेंडरी oocyte है, जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा सहित, और इसके चारों ओर भी कुछ परतें हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। इस संरचना को, ये जो संरचना बनी, इस संरचना को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति जिसने इसे देखा वो थे डी ग्राफ। कौन थे? डी ग्राफ। इसलिए इसे ग्राफियन फॉलिकल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अभी मैं यही चीज़ें आपको समय के साथ और समझाने वाला हूँ, पहले इसे समझे कि क्या क्या क्रियाएं होती है। तो इसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। फिर बाद में एक समय ऐसा आता है कि ये LH हार्मोन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी मात्रा अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे LH पीक कहते हैं। LH पीक या LH सर्ज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये, और उससे जो अचानक सी मात्रा बढ़ी उसे LH पीक या LH सर्ज कहते हैं, हिंदी में LH पीक इंग्लिश में। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो अंडाणु है, अब इस चीज़ को मैं यहाँ समझाऊंगा। ये इस तरह ग्राफियन फॉलिकल था, ये अंडाणु जो है इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल रहा है। ये मैंने इसके चारों ओर कुछ ऐसे बना दिया, ये ग्राफियन फॉलिकल है, और इस ग्राफियन फॉलिकल से अब ये जो अंडाणु है बाहर की तरफ निकलेगा यूं, और ये पहुंच जाता है कहाँ? ये पहुंच जाता है अंडवाहिनी। बड़ा बना देता हूं समझाने के लिए, अंडवाहिनी में पहुंच गया। दो परतें हैं, जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा, और इसके अंदर जो अभी भी oocyte है वो कौन सा है? सेकेंडरी oocyte है। कौन सा oocyte है? सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकला, और इस क्रिया को, ये जो क्रिया हुई यहाँ ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु, और अंडाणु भी कौन सी अवस्था में? सेकेंडरी स्टेज में जो ये बाहर निकला, इस बाहर निकलने की क्रिया को ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ये अंडाणु यहाँ इंतजार करेगा शुक्राणु का। किसका? शुक्राणु का। ये यहाँ इंतजार करने वाला है, और शुक्राणु जो है वो यूं वेजाइना द्वारा गर्भाशय से होता हुआ और अंडवाहिनी की तरफ गति करता है और यहाँ पहुँचता है, और यहाँ पहुँचकर शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? निषेचन की यहाँ क्रिया होती है। अगर निषेचन होता है, यदि निषेचन की क्रिया होती है तो यहाँ युग्मनज बनेगा, उसमें विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। वो युग्मनज आकर बाद में मौरूल अवस्था में यहाँ रोपित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गर्भ ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, और गर्भ 9 महीने तक फिर रहेगा। ठीक है, और जो है शिशु का जन्म हो जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आते हैं, अगर ये स्पर्म यहाँ नहीं पहुँचता है, स्पर्म नहीं पहुँचेगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, निषेचन की क्रिया यहाँ नहीं होती, तो ये जो अंडाणु है वो 1 या 2 दिन ही जीवित रहता है। ये अंडाणु जो है मृत हो जाएगा, मर जाएगा, और यहाँ इस गर्भाशय ने जो पूर्व तैयारियां की थी उस तैयारियों के साथ, ये उपकला कोशिकाओं के साथ रुधिर, ये जो केशिकाएं जो स्पाइरल रूप से है ये भी टूटेगी। ये सब टूटकर फिर वेजाइना द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ताकि अगले महीने की फिर से ये तैयारियां शुरू कर दें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो अब इसको हम समझते हैं समय के साथ कि आखिर ये घटनाएं कौन कौन सी कैसे कैसे होती है। ठीक है, शुरुआत हम इसे अधिकतर बुक्स में जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज से शुरू करते हैं, कि जो जैसे पहले ज़्यादातर हमने क्या देखा कि ये क्रिया 28 दिन में होती है, तो 0 से 5वें दिन तक क्या होगा। लेकिन मैं आपको इससे समझे तो ज़्यादा बढ़िया ऐसा रहेगा कि आप इस तैयारी से समझें, तब आसान रहेगा। देखो, तो होता क्या है कि 5वें दिन, शुरू के जो 0 से 5 दिन है वो बाद में समझेंगे। देखो, 5वें दिन से इन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। यहाँ जो मैंने ये बनाया है ये अंडाशय वाला साइकिल है, ये वाला ओवरी वाला साइकिल है, और ये जो बनाया है ये गर्भाशय वाला साइकिल है। ठीक है, ये यूट्रस में चल रहा है वो साइकिल है, ये ओवरी में जो चल रहा है वो साइकिल है।
ओवरी में हमने क्या देखा कि जैसे ही ये जो सारा अगर वापस बाहर निकल गया तो शुरुआत ये करता है फिर से गर्भाशय की भित्ति को तैयार करता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम धीरे 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 मोटी होती जाती है, बहुत सारे पदार्थों का जमाव करते हुए ये मोटी होती जाती है। ये तो यूट्रस गर्भाशय में है। हमने क्या देखा, ये 28 दिन के अंदर अंदर ऐसी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, दूसरा समझो। अब आप अंडाशय में अगर आप देखो तो अंडाशय में क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में ये है प्राइमरी फॉलिकल जो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल होता है टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है लगभग 14वें दिन के आसपास। ठीक है, ये क्रिया जो है 5वें दिन से इन्होंने तैयारियां शुरू की और 13वां या 14वां दिन जो है उस समय तक ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण हो चुका होता है और 14वें दिन के आसपास ही जो है, अभी हमने देखा LH की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है। LH की मात्रा बढ़ते ही ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर आ जाता है, जिसे अंडोत्सर्ग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब जो ये शेष संरचना बचती है अंडोत्सर्ग के बाद में, ये जो शेष संरचना बच जाती है पीले रंग की, इसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। तो अब ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेट करती है ताकि एंडोमेट्रियम और मजबूत होती जाए, बढ़ती जाए। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करती है ग्राफियन फॉलिकल द्वारा। प्रोजेस्टेरोन जो है वो कार्पस ल्यूटियम द्वारा सीक्रेट होता है। दोनों जो है, ये एस्ट्रोजन है वो जो है इस फॉलिकल्स को बढ़ाता है, साथ ही साथ एंडोमेट्रियम को तैयार करता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो मादा में होते हैं उनका निर्धारण करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, जो कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है, ये इस एंडोमेट्रियम को तैयार करता है ताकि जब भ्रूण बने तो वो इसमें आकर रोपित हो जाए। अगर ये निषेचन की क्रिया जो से मैंने आपको बताई अगर नहीं होती है तो ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अचानक से कमी आ जाती है, कार्पस ल्यूटियम जो है वो टूट जाता है, विघटित हो जाता है और वो बनाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, और लगभग 28 दिन तक ये ऐसी क्रियाएं होती है। उसके बाद में अगर निषेचन नहीं होता तो ये सब टूटकर बिखर जाते हैं। देखो, अब हार्मोनों वाला सिस्टम यहाँ समझते हैं। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था, हमने क्या देखा कि इन सब तैयारियों को करने के लिए हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेरित करता है FSH और LH सीक्रेट करने के लिए। FSH यहाँ अंडाशय में आकर इन सब क्रियाओं को, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्सरी में, इन सबको प्रेरित करता है। ठीक है, और अचानक सी 14वें दिन LH की मात्रा अचानक सी बढ़ती है और उस बढ़ने को LH पीक कहते हैं, जिससे ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। ये तो FSH और LH की बात हुई। तो यहाँ देखो क्या हुआ, FSH और LH जो है वो सामान्य बने हुए हैं, लेकिन 14वें दिन के आसपास FSH और LH थोड़े बढ़ गए, जिसमें LH बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसी को LH पीक कहते हैं। क्या कहते हैं, LH पीक कहते हैं, जो क्या काम करवा रहा है, जो इस ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को बाहर निकलवा रहा है। ठीक है, इधर ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करती है, तो एस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा। एस्ट्रोजन की मात्रा ये काले में जो है ये बढ़ता जा रहा है, फिर बाद में चूंकि ग्राफियन फॉलिकल है नहीं तो कम होता जाएगा। इसके बाद में कार्पस ल्यूटियम किससे क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, जो आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि इसके बाद बनता है 14 दिन के बाद में। और अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो इसमें अचानक सी कमी आ जाती है और इन सब कमियों की वजह से मेंस्ट्रुएशन फेज आती है। ठीक है, अब आप इन चीज़ों को समय के हिसाब से समझो क्या होता है। जब MC या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो शुरू होता है मेंस्ट्रुअल फेज से। मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन जिसे कहते हैं, या ऋतुस्राव जिसे कहते हैं, जो औसतन 5 दिन का होता है, जो
1 से लेकर 5वें दिन तक का लगभग ये होगा। इसमें क्या होता है कि ये जो गर्भाशय ने और अंडाशय ने जो तैयारियां की थी, ये शुक्राणु के नहीं मिलने की वजह से ये सभी जो है ये सब टूटकर और मादा की योनि द्वारा बाहर निकल जाती है। क्या क्या टूटती है? इस मेंस्ट्रुअल फेज में हम बात कर रहे हैं, जिसमें मेंस्ट्रुएशन जिसे कहते हैं या ऋतुस्राव जिसे कहते हैं, उसमें ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है एंडोमेट्रियम की, ये जो भाग है ये टूटकर बाहर निकलता है। इसके साथ बहुत सारा उत्तक द्रव्य बाहर निकलता है। उत्तक द्रव्य, चूँकि इसके साथ देखो ये ब्लड कैपिलरी जुड़ी हुई है, रुधिर केशिकाएँ जुड़ी हुई है, तो ये रुधिर भी साथ के साथ बाहर निकलता है। ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte भी साथ में बाहर निकलता रहता है। तो इस तरह ये जो सभी पदार्थ है ये समय के साथ धीरे धीरे लगभग 3 से 5 दिन में ये सब के सब जो हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये पहली अवस्था है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, ये हर मासिक रूप से हर 28 दिन बाद में दोहराई जाती है। ठीक है, हर 28 दिन में दोहराई जाती है जब तक निषेचन की क्रिया न हो। अगर मेंस्ट्रुएशन की क्रिया नहीं होती है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, तो ये किस चीज़ का संकेत है? ये संकेत है कि निषेचन की क्रिया हो गई है, भ्रूण का निर्माण हो चुका है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का न आना जो है वो गर्भ स्थापित होने को संकेत देता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? 5वें दिन से लेकर और 13वें दिन तक की जो क्रियाएं हैं उसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। फॉलिकुलर फेज, ये जो मैंने यहाँ आपको समझाया ये फॉलिकुलर फेज है, जिसमें क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में, और टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। ग्राफियन फॉलिकल बनने तक की जो ये अवस्था है ये 5वें, ये जो मैंने अभी बताया ये 5वें से 13वें दिन के बीच में होती है। प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनने तक का ये जो समय है वो 5वें दिन से 13वें दिन के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हुआ फॉलिकल स्टेज। इसके बाद में आती है ये ओव्यूलेशन फेज, OP जिसे मैंने कहा, ये है ओव्यूलेशन फेज, अंडोत्सर्ग अवस्था जो 14वें दिन होती है। और ये किसकी वजह से हो रही है? देखो इस चीज में जाओ, यहाँ LH पीक, LH हार्मोन इस समय अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ता है और उस बढ़ने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल टूटती है और टूटकर उसमें से जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाती है, वो बाहर निकल जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग, जिसे अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन इसे कहते हैं। तो ये ओव्यूलेशन हो रहा है इसलिए इसे ओव्यूलेशन फेज कहते हैं। अब ओव्यूलेशन के बाद की जो पूरी क्रियाएं हैं, ये 14वें दिन हुआ। अब 15वें दिन से लेकर औसत 28वें दिन तक की जो ये क्रियाएं हैं उसे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट बाद में, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग बाद की अवस्थाएं, पश्च अंडोत्सर्ग अवस्थाएं, प्रावस्थाएं। इसमें क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया कार्पस ल्यूटियम में और इसी समय प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ गया, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरोन इस एंडोमेट्रियम को और बढ़ाता है ताकि जो आने वाली जो समय की अवस्था है, अगर निषेचन की काम हो तो उसके लिए पूर्व तैयारियां किया जाए भ्रूण स्थापित करने के लिए। ठीक है, अगर इसके बाद में ये क्रिया नहीं होती है तो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये लगभग 2 दिन तक जीवित रहता है और ख़त्म हो जाता है। और इसके ख़त्म होने के साथ ही कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है, विघटित होना शुरू हो जाती है और अचानक से फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोनों में कमी आ जाती है। और कमी आते ही ये जो कार्पस ल्यूटियम था वो कन्वर्ट हो जाता है कार्पस एल्बिकेंस में। किसमें? कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होकर एक अवशेषीय अवस्था के रूप में ये भी जो है वो ख़त्म हो चुका होता है और अगला साइकिल फिर से प्रारंभ हो जाता है। यही क्रियाएं फिर यहाँ वापस ये जो जितना, क्योंकि अब कार्पस एल्बिकेंस बन गया, अब इस क्रिया का कोई महत्व नहीं रहा, तो फिर से ये सब वापस जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज प्रारंभ हो जाएगी। और मेंस्ट्रुअल फेज में फिर से वही रुधिर का बाहर निकलना, उत्तकों का, उत्तक द्रवों का बाहर निकलना, ये जो उपकला
स्तर था, जो इसका ये जो एपिथेलियम स्तर था एंडोमेट्रियम गर्भ का, वो सब टूटकर ये कैपिलरीज का टूटना, ये सब बाहर निकलते हैं फिर से। तो इस तरह ये साइकिल जो है वो लगभग औसत हर 28 दिन में दोहराया जाता रहता है। जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। अगर आपने वीडियो पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं।